रक्षत रक्षत, जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा। 1 वर्ष पश्चात हम पुनः उस संकल्प को फिर से उठा रहे हैं। 14-15 मार्च 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आपका निमंत्रण है, केवल एक श्रोता के रूप में नहीं, अपितु एक सभ्यता के पुनर्निर्माण में भागीदार के रूप में। इस स्वयं बोध में हमारे साथ जुड़े हुए तेजस्वी सूर्य, विष्णु शंकर जैन, प्रदीप भंडारी, विनोद तावड़े, अंकित शाह, शमिक मोइत्रा, अनुपम मिश्रा, अवनीश पीएन शर्मा, अतिथि सत्संगी मीनाक्षी जैन, प्रखर श्रीवास्तव, विक्रम सिंह सर, RSN सिंह सर, राजीव नारायणन सर, लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह सर, एयर चीफ मार्शल भदूरिया सर, Vineet Gaur ji, he's a serving officer, and many subject specialists and experts. QR कोड आपके स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से रजिस्ट्रेशन करें और इस मंथन में भागीदार बने। इसमें आप निमंत्रित हैं। 14-15 मार्च 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमणी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई एम श्योर बहुत सारे लोग आज काले, नीले, पीले, हरे, गुलाबी सारे कलर्स में नजर आएंगे। हम लोग जब छोटे छोटे हुआ करते थे तो मतलब ये कंपटीशन होता था कि किसके चेहरे पे कितने दिनों तक कलर रहेगा और जाएगा नहीं, बट उसका शॉर्टकट बता देती हूँ। अगर आपने होली खेलने से पहले तेल अच्छे से लगा लिया है, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, सरसों का तेल, जो जिसको समझ में आता है, तो ट्रस्ट में निकलना बड़ा आसान हो जाता है। मुझे देखिए ना, मैं कैसे बैठी हुई हूँ, एकदम पहले ही सुबह चपड़ लिया था मैंने। खैर, दैट वाज अबाउट होली एंड आई एम श्योर गुजिया सभी ने खाई होगी। आज तो बहुत सारी गुजिया, कचौड़ियाँ, दैट्स द ट्रेडिशन। इमेजिन हम लोग कितने लकी हैं, नॉट इमेजिन, आई वुड से वी शुड थैंक भगवान जी कि हम लोग कितने लकी है कि हम भारत में बैठ के होली सेलिब्रेट कर रहे हैं और वाइल मिडिल ईस्ट वाले अपने घर में धूम धूम दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये जो ईरान इजराइल वॉर है ये लंबा चलने वाला है। यूएस ये वाला लंबा चलने वाला है। यूएस बहुत सारी बातें छुपा रहा है, बहुत सारी डेवलपमेंट्स आ रही हैं। दादा, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड जी। सबको नमस्कार और होली पे शुभकामनाएं। पिछले फ्राइडे को शायद मैंने कहा था कि ये जो युद्ध अभी चल रहा है ईरान के विरुद्ध, उसके 2 पहलू हो सकते हैं। या तो फिर एक बहुत सॉलिड ऐसा भयंकर स्ट्राइक किया जाए जिसके वजह से सड़कों पे लोग उतर आए और बोले कि अब तो त्राही हो गई है, इस सरकार को बदलें। और दूसरी स्थिति ये है कि वो ना हो, उस स्थिति में ये लोग झेल जाएं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कितने लोग मरे, कितना ध्वंस हो, जो अभी रेजिम चल रहा है, और ये लोग फिर लड़ते रहें और फिर ये बहुत ही लंबा खींचेगा और स्टेलमेट की तरफ जाएगा। चाइना और रशिया मदद देने का उनको विंडो मिल जाएगा और ये लंबा एक प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट, लंबा युद्ध चलेगा। तो मैंने ये भी कहा था कि दूसरी स्थिति ही मुझे होती हुई नजर आ रही है और वही हुआ है। तो अभी जो है ये युद्ध, कुछ चीजें सामने आई हैं, कुछ चीजें पब्लिक में नहीं है, मतलब बड़े तौर पे पब्लिक में इसकी घोषणा करी नहीं गई है। मैं उन चीजों पे थोड़ा सा क्या बोलते हैं, पर्दा उसमें से गिराऊंगा और पर्दा उठाऊंगा रादर। और दूसरा है कि हमारे निजी जिंदगी पे और अर्थव्यवस्था पे क्या इसका असर होने वाला है, उस पे मैं कुछ टिप्पणी करूंगा। अच्छा, तो पहले तो 2-3 चीजें समझ लिया जाए। अभी स्थिति क्या है? स्थिति ये है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग भयंकर स्ट्राइक्स अवश्य किए गए हैं। यूएस और इजराइल ने अपने पूरे जितने भी अस्त्र थे, जितना भी असला था, उसमें कोई कोताही ना बरतते हुए भरपूर अटैक किया है। अच्छा, पहले ये कह रहे थे कि हम तो भाई सिर्फ डिकैपिटेट करने वाले हैं, लीडरशिप को मारेंगे। तो अयातुल्ला अली खमीनेई के साथ 48 लोग और मर गए, जो फर्स्ट ईयर लीडरशिप, सेकेंड ईयर लीडरशिप था। और जो भी उनके स्थान पे अपॉइंट किए जा रहे हैं, नया डिफेंस मिनिस्टर हो या नया अयातुल्ला हो, उनको भी ये लोग ठोक कर मार रहे हैं। लेकिन वहां तक सीमित नहीं रहा है। उसका कारण ये है कि 2 चीजें बताऊंगा। एक तो ईरान, मैंने ये कहा था पहले और मैं फिर से दोहराता हूं सबके लिए कि ईरान एक ऐसा जगह है जहां पे ये एक सांस्कृतिक राज्य है, सिविलाइजेशनल स्टेट। ये लोग बहुत प्राउड हैं। एक चीज है कि चलो मेरा जो सरकार वो बेकार है, उसको मैं गाली दूंगा, लेकिन बाहर से कोई आएगा तो मैं लड़ूंगा उसके खिलाफ। दूसरा, इनके पास 2 तरह की सामरिक ताकतें, एक तो IRGC है, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, और दूसरा उनका जो नॉर्मल मिलिट्री है।
दोनों ही काफी प्रतिबद्ध हैं लड़ने के लिए। लोग भूल गए हैं शायद कि 10 साल का युद्ध हुआ था सद्दाम हुसैन के इराक के साथ। उसमें ये लोग मैंने चेक किया था फिगर्स, 1.5 मिलियन ही इनका नुकसान हुआ था, मतलब इतने सोल्जर्स मरे थे। लेकिन ये लोग लड़ते रहे, तब भी सैंक्शंस था इनके ऊपर, और इनके पास उतना असला वगैरह कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी ये लड़ते रहे। तो ये लड़ने वाली कौम है। और हमें ये चीज हमेशा याद रखना पड़ेगा कि शिया फिरके में, सॉरी रादर, शिया फिरके में शहादत को प्राथमिकता दी जाती है, शहादत को बहुत बड़ी चीज मानी जाती है। और शहादत जो युद्ध में हो या अपने कौम के लिए लड़ते हो, वो और भी बड़ी चीज मानी जाती है। तो अली खमीनेई, जिनकी उम्र 87 के आसपास थी और उनको कैंसर था, तो वैसे भी वो चंद दिनों के ही मेहमान थे, और उनको पता था कि ये लोग इनको मारेंगे। मारने की पहले भी कोशिश करी गई थी, उसके बावजूद उन्होंने मीटिंग किया, और उससे पहले उन्होंने कुछ तैयारियां करी थी। और तैयारियां ये थी कि सपोज फर्स्ट और सेकंड टियर लीडरशिप का खत्म हो जाए, तो फिर क्या। तो उन्होंने, जो इनका मेन स्ट्राइक फोर्स है आईआरजीसी, जिसके कंट्रोल में इनका मिसाइल फोर्स वगैरह है, ड्रोन फोर्स वगैरह है, उसको 31 स्मॉल आर्मीज में बांट दिया और उसका लीडरशिप अलग तैयार कर दिया। ठीक है, ये ऑलरेडी कर चुके थे ये लोग। तो इसीलिए जब ये डिकैपिटेशन स्ट्राइक हुआ, जैसे इसराइल ना, ये इसराइल का ही स्ट्रेटेजी है। यूएसए ये युद्ध क्लियरली इसराइल के कहने पे ही लड़ रहा है, क्योंकि डायरेक्ट थ्रेट करने की स्थिति में ईरान तो है नहीं। तो जो हिजबुल्लाह के साथ इन्होंने किया था कि हिजबुल्लाह के पूरे सारी लीडरशिप को मार दिया इकट्ठे, 300 लोगों को मार दिया, वैसा इनको लगा था कि यहां पे करेंगे तो ईरान अपने घुटने टेक देगा और ये या तो नेगोशिएट करेगा या रेवोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं है। उसका मेन मुख्य कारण ये है कि मैंने जो कहा कि ये लोग सुन्नी फिरक के नहीं है, ये लोग शिया हैं। और खमेनी जो है उसको अब बहुत बड़ी शहादत मिल चुकी है, वो तो एक मार्टायर बन गया, वो एक सुपर हीरो बन गया इनके लिए। तो ये लोग अब हिलेंगे नहीं, ना ही ये नेगोशिएट करेंगे। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ एनालिस्ट, की ये तो मतलब जाने वाले हैं, मरने वाले हैं, इसलिए हम भी तुमको लेके मरेंगे, वैसी वाली स्थिति है। पर वैसी स्थिति नहीं है। जितने भी स्ट्राइक्स है, और मैं उसका थोड़ा सा विश्लेषण करूंगा, जो ईरान की तरफ से गल्फ के 8 देशों पे और उधर साइप्रस पे और इसराइल पे ये जितने भी स्ट्राइक्स हुए हैं, उसका एक पैटर्न है, और वो पैटर्न को हमें समझना पड़ेगा। उसी से पता लगता है कि कोई एक संगठित दिमाग या संयुक्त कुछ लोग हैं जो इसको डायरेक्शन दे रहे हैं। ये एक सोची समझी स्ट्रेटेजी है, ये वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात नहीं है। नंबर 1, मैं एक भ्रम सबका दूर कर दूं, ये लोग गल्फ के जो ऑयल प्रोडक्शन के स्थल हैं उसको अटैक नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अटैक कहां पे किया है? उन्होंने पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक किया है, स्टोरेज पे किया है कहीं कहीं पे, और यूएस के जितने भी सामरिक ठिकाने थे, बेसिस थे, उन पे अटैक किया है। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, इन्होंने तो होटल्स पे अटैक किया है, रेजिडेंशियल टावर पे किया है। लेकिन ये वो होटल्स और रेजिडेंशियल टावर्स हैं जहां पे अमेरिकी सीआईए और अमेरिकी कुछ ऑफिसर्स, वो लोग रहते थे। तो दे आर वेरी स्पेसिफिक, और ये भी दिखाता है कि इनके पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है। जब इन्होंने अटैक करना चालू किया 28 तारीख को, आफ्टर द अमेरिकन स्ट्राइक्स, ईरान ने भी चालू किया, तो 28 और 1 मार्च को एक पैटर्न नजर आया कि ये कुछ कुछ सिविलियन टारगेट्स पे अटैक कर रहे हैं। ये सिविलियन टारगेट्स वो थे जहां पे अटैक के वजह से अमेरिकी ऑफिसर्स और सीआईए के लोग अपने बेसिस को छोड़ के कुछ होटल्स में चले गए थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके पास वो सारा इंफॉर्मेशन है। ये लोग कहां जा रहे हैं, कहां पे जाके ये लोग रह रहे हैं, कहां पे ये लोग दे आर ट्राइंग टू डिसअपियर, और उन्हीं ठिकानों पे इन्होंने अटैक किया। आप देखें कि कोई रेसिडेंशियल जो बिल्डिंग्स हैं वगैरह हैं, या जो साधारण लोग हैं, उन पे अटैक नहीं किया ईरान ने, एक भी अटैक नहीं किया। ओके, अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ईरान बहुत अच्छा देश है या कुछ, वो सब नहीं। ये एक्चुअली जो तथ्य है मैं वही बता रहा हूं। पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखें कि कुवैत से लेके बहरीन, कतर, फिर दुबई में फुजाइरा, उधर अलदुक्म, अपने ओमान में,
ये सारे वो पोर्ट्स हैं, या तो यहां से यूएस के सामरिक शक्तियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलता था, या यहां से तेल और नेचुरल गैस का आवंटन या उसका डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होता था। ठीक है, यहां पे इन्होंने किया। तीसरा इन्होंने क्या कि इन्होंने हॉर्मुज का जो स्ट्रेट है उसको बंद करने की घोषणा कर दी, जिसकी वजह से ऑयल मार्केट में बहुत अफरा तफरी आ गया है। ऑयल प्राइसेस क्लाइम टू $85, और उधर स्टॉक मार्केट पे भी इसका असर पड़ा है। यूएस में डाउ जोन्स और नैस्डैक जो है 1.78%, दोनों का मोरलेस सेम ही है, नीचे गिरा है पिछले 2 दिन में ट्रेडिंग में। इंडिया में 4.78% गिरा है सेंसेक्स और निफ्टी 50। लेकिन यहाँ पे लोग अभी भी, और ये जो एक और भ्रम है उसको मैं दूर करने की कोशिश करता हूं, लोग अभी भी यूएस के बताए हुए ऑफिशियल स्टेटमेंट्स को फॉलो कर रहे हैं। ट्रेडर्स को ये लगता है कि ये छोटा युद्ध होगा। पिछली बार जून में जब आक्रमण किया था, 14 दिन चला था बॉम्बिंग कैंपेन, ये भी ऐसा ही कुछ होगा, उसके बाद ये सब खत्म हो जाएगा। ये एक बहुत ही गलत धारणा है। इस बार वो नहीं होने वाला है जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। अब तीसरा पैटर्न देखते हैं। इजराइल पे जो आक्रमण हो रहे हैं ना, वो इंडिस्क्रिमिनेट अंधाधुंध है, वो सिविलियन एरिया पे ही अटैक कर रहे हैं। अच्छा, इजरायलियों का एक एडवांटेज है जो ईरानियों के पास नहीं है। एडवांटेज ये है कि इजराइल अपने लोगों को बचाने में विश्वास रखती है, उसके लिए वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करती है। इट्स अ वेरी हाई इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल, हाई इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल कंट्री। तो उन्होंने पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, अंडरग्राउंड शेल्टर्स, बॉम्ब शेल्टर्स वगैरह वगैरह, छोटे से छोटे गांव में भी है वो। इसलिए जो अभूतपूर्व आक्रमण हुआ है उसके बावजूद ज्यादा लोग मरे नहीं है। लोगों की संख्या अगर देखो, वहां पे मरे हैं लोग, मेरे पास जो तथ्य उस वो बताता है लगभग 30 से 32 की मात्रा में लोग मरे हैं। कुछ 200 के आसपास लोग घायल हैं, जो इजराइल के लिए बड़ा है क्योंकि ऐसा अटैक कभी हुआ नहीं है उसके ऊपर। लेकिन उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरी तरह से ध्वस्त हुआ है। सेंट्रल तेल अवीव खंडहर, गाजा जैसा दिखने लगा है। ये आज तक नहीं हुआ इजराइल के साथ, किसी ने इस हद तक बॉम्बिंग कभी करी नहीं और कभी सक्सेसफुल नहीं हुए। उनके एयरपोर्ट्स, न्यूक्लियर साइट्स, एमिनेशन डंप्स, ऑफिसेस, गवर्नमेंट ऑफिसेस, फिर उनका मोसाद का हेडक्वार्टर्स, नेतन्याहू का अपना ऑफिस और अपना घर, हर एक पे इन्होंने अटैक किया और उस पर बहुत भारी नुकसान पहुंचा है। और ये अटैक आज अभी जो हम बात कर रहे हैं अभी भी चल रहा है। अभी 1 घंटे पहले मैंने देखा नया फुटेज फ्रॉम सेंट्रल तेल अवीव। एक के बाद एक हाइपरसोनिक्स लगे क्योंकि वो बहुत फास्ट स्ट्राइक था। दे जस्ट ब्लास्टेड कपल ऑफ बिल्डिंग्स। ठीक है, तो इजराइल पे, गल्फ स्टेट्स पे रेजिडेंशियल पे अटैक नहीं हो रहा है, इजराइल पे जहां मिल रहा है वो ठोक रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप युद्ध लड़ रहे हो, युद्ध के प्रिंसिपल पे ही लड़ रहे हो कि अगर दूसरा देश आप पे अटैक करे, अंधाधुंध अटैक करे, तो आप भी वही करोगे। लेकिन ये लोग अभी भी गल्फ के देशों में उनके जो रूलिंग क्लासेस हैं या जो रेसिडेंशियल लोग हैं उन पे क्षति नहीं पहुंचा रहे। जितने भी गल्फ देश हैं उनमें से बहरीन एकमात्र देश है जहां पे लोकल पॉपुलेशन मेजॉरिटी शिया है, लेकिन रूलर्स वहां पे भी सुन्नी है। लोकल शिया पॉपुलेशन इन सिंपैथी विद ईरान, वो लोग भड़क गए, वहां पे राइटिंग चल रहा है। सऊदी अरेबिया ने ट्रूप्स भेजे हैं, क्योंकि ये बाय द वे सारे फैमिलीज दे आर ऑल रिलेटेड टू ईच अदर। उन्होंने अपने ट्रूप्स भेजे हैं टू असिस्ट मनामा अथॉरिटीज, मनामा बीइंग द कैपिटल ऑफ बहरीन, टू क्वेल द राइट्स। ये स्थिति है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि यूएस पे क्या नुकसान हुआ है। यूएस का एक भी सामरिक ठिकाना पूरी तरह से इंटैक्ट नहीं है, कुछ तो एकदम ध्वस्त हो गए हैं। उनके बड़े ठिकाने 2 थे, एक था अल उदैद जो कतर में है, और दूसरा था मनामा में, बहरीन में। उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, शायद अल सलीम है। तो ये जो 2 ठिकाने हैं ये सबसे महत्वपूर्ण थे। क्यों? क्योंकि बहरीन में जो उनका ठिकाना था वहां पे इन्होंने एक नया 5000 किलोमीटर रेंज का रडार इंस्टॉलेशन लगाया था, जो पहले ही दिन ईरान ने उड़ा दिया। और दूसरा जो अल उदैद है वो उनका लार्जेस्ट एयरबेस, रीसप्लाई, मेंटेनेंस सब कुछ वहीं पे था। जो सारे इनके F-35 और F-22 वगैरह का मेंटेनेंस वगैरह होता है इस क्षेत्र में, वो वहां पे होता था। तो ये 2 उड़ गए, इनको बहुत बुरी तरह से ध्वस्त किया है। और अभी स्थिति यह है कि वहां पे वो अपने, चूंकि वो
कंटिन्यूस अटैक्स आ रहे हैं और सबको रोक नहीं सकते, तो जो लोकल पर्सनल हैं वो वहां पे नहीं है। अगर पर्सनल आप रख सकते हो एक बेस पे तो आप फिर भी कुछ काम कर सकते हो, लेकिन उनको अगर आप इवैक्यूएट करके विथड्रॉ करते हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, इसका फॉल आउट एक और ये है कि सऊदी अरेबिया की तरफ से पर्टिकुलरली ये स्टेटमेंट आया है कि आप लोग बेसिस हमारे देश में बनाते हो हमारी सुरक्षा के लिए, लेकिन आप एक तो हमारी सुरक्षा नहीं करते हो, आप इजराइल की सुरक्षा कर रहे हो, और वक्त आने पे आप खुद विथड्रॉ करके भाग जाते हो। बिकॉज यूएसए उसका जो पर्सनल स्ट्रेंथ है ज्यादातर उन्होंने विथड्रॉ कर लिया है फ्रॉम ऑल दीज 8 स्टेट्स। ये इराक का जो पूर्वी भाग है, कुवैत, सऊदी अरेबिया, उसके बाद बहरीन, कतर, यूएई और मस्कट कह रहा हूं, ओमान, ये जो क्षेत्र हैं वो ईरान के बस सबके सब 200, 133, 50 ऐसे किलोमीटर रेंज में हैं। यहां पे जितने पर्सनल थे उनको विथड्रॉ करके, भारी मात्रा में विथड्रॉ करके दूसरे जगह पे, दूसरे ठिकानों पे भेज दिया गया है। ठीक है, तो अभी ये तो रणछोड़ जी का ही हो गया ना, रन छोड़ चुके हैं ये लोग, रन छोड़ चुके हैं लेकिन रन समाप्त नहीं किया है। तो यूएस अभी जो कर रही है, दे हैव रियलाइज कि उनके पास उतनी शक्ति नहीं है कि अपने आप को सुरक्षित रह के आक्रमण कर सके उस क्षेत्र से। तो ये लोग अभी लॉन्ग डिस्टेंस पे आ गए हैं। आज B-52 का स्ट्राइक फोर्स, ये शायद न्यूज में आ जाएगा कुछ ही देर में, B-52 का स्ट्राइक फोर्स तेहरान और नेटांस और फोर्दो और फिर ईस्ट में मशहद, ये सब जो बड़े बड़े शहर हैं, और मुझे जहां तक लग रहा है कि इनके पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस और क्रूड रिफाइनरीज वगैरह, इस पे भी अटैक किया जाएगा। सदर्न हाफ पे मोस्ट प्रोबेबली इजराइल अटैक करेगी और नॉर्दर्न पे अमेरिकी B-52s वगैरह जाएंगे अटैक करने। दैट मीन्स हेवी बॉम्बिंग, इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग। जो ये कह रहे थे कि हम तो सिर्फ डिकैपिटेट कर रहे हैं, हम और किसी का नुकसान नहीं चाहते हैं, लेकिन इस तरह से आप अटैक करोगे तो कोलैटरल डैमेज होना तय है। ऑलरेडी केवल तेहरान पे जो अटैक्स हुए हैं अब तक, जितना इन्होंने इजराइल पे किया है, कर पाए हैं ईरानी लोग, उससे कहीं ज्यादा तेहरान पे हुआ है। उसमें लगभग 2500 से 3000 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे बाकी शहरों का सबका मिला के अगर देखें तो कैजुअलिटी ईरान का इस वक्त 10,000 के आसपास जा चुका है, और ये और बढ़ेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा था, ये लोग वो कट्टरपंथी हैं जो शहादत को वेलकम करते हैं, उसका आह्वान करते हैं, तो इनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस तरीके से ये लोग घुटनों पे आने वाले नहीं हैं। जो पहले भी नहीं आए थे सद्दाम के समय पे, इस समय भी नहीं आएंगे। उनकी ये नीति या ये तंत्र उनका बदला नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं कुछ सीख, और उस सीख मतलब सामरिक सीख है इसमें से कुछ, और उसके बाद हमारे स्तर पे, आपके मेरे स्तर पे इसका क्या इंपैक्ट होगा उस पे आते हैं। पहला सामरिक सीख, देखिए ये जो युद्ध है ना, ये एक तरह से इट्स अ वॉर ऑफ इकोनॉमिक्स। उसके दो पहलू हैं, सामरिक पहलू और इकोनॉमिक पहलू। सामरिक पहलू पे आता हूं, एक कॉस्ट देखते हैं। ईरान जो अपने सारे अटैक्स करे अब तक, उनके बेस्ट हथियार उन्होंने अभी भी उतारा नहीं है, एक्सेप्ट फॉर सम स्ट्राइक्स ऑन इजराइल, जो इजराइल बिल्कुल असमर्थ रहा है। यूएस और इजराइल मिलकर असमर्थ रहे हैं रोकने में। ईरान हैज रिवील्ड हाइपरसोनिक वेपन्स। अब ये चीनी तकनीक पे आधारित है, ये उनका खुद का है, उस पे नहीं जाते हैं, पर फैक्ट ऑफ द मैटर इज हाइपरसोनिक मिसाइल्स गए हैं, इजराइल उसको रोक नहीं पाया है। इजराइल के कोस्ट हाइफा के जस्ट बाहर वो यूएस का जेराल्ड आर फोर्ड, सबसे बड़ा जो उसका एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो खड़ा हुआ है टू गिव इट्स प्रोटेक्शन अम्ब्रेला, अपने एक फ्लोटिला के साथ। उसमें डिस्ट्रॉयर्स भी हैं, उनका खुद का रेडार सिस्टम है एंड मिसाइल शील्ड है। तो इसको यूज कर रहे हैं वो इजराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन नहीं कर पाए। दूसरा, इनके पास जो प्रोटेक्शन है वो आधारित है प्राइमरीली अमेरिकन मैन्युफैक्चर्ड मिसाइल्स पे। इजराइल के पास बैरक है और क्या बोलते हैं, एरो मिसाइल्स हैं, और अमेरिका के पास पेट्रियट मिसाइल्स हैं, PAC-3, PAC-4 सिस्टम्स, प्लस हार्ड है, टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरियल डिफेंस। इजराइल के पास एक डेविड स्लिंग भी है, और उसके पास आयरन डोम है। लोगों को यह समझना चाहिए कि आयरन डोम एंटी मिसाइल सिस्टम नहीं है, ना ही बैलिस्टिक मिसाइल ये रोक सकता है। ये क्या बोलते हैं, छोटे छोटे ड्रोन्स
या मोर्टार शेल्स या आर्टिलरी शेल्स जिससे हिजबुल्लाह और हमास वगैरह अटैक करते थे, उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन है। इन्होंने आयरन बीम को ऑपरेशनलाइज करके लॉन्च कर दिया, विच इज डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, यानी कि लेजर्स एंड माइक्रोवेव वेपन्स, जिससे भी ये लोग जो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड म्यूनिशंस हैं, चाहे वो ड्रोन हो या मिसाइल हो या एयरक्राफ्ट हो, उसको वो गिरा सकते हैं। तो इन सब चीजों को उन्होंने उद्घाटन कर दिया इजराइल की तरफ से। लेकिन ऐसे सोफिस्टिकेटेड लेयर डिफेंस के बावजूद ऑफिशियली अराउंड 32 कैजुअलिटीज। अब मैं आपको बताता हूं कि मेरा जो हिसाब है वो थोड़ा सा अलग है। मुझे लगता है कि इनका 150 से 200 के आसपास चला गया है कैजुअलिटी फिगर। एक्चुअली इट इज 5 टाइम्स मोर। सेकेंडली, हताहत ज्यादा हुए हैं लोग। हताहत नहीं, गलत बोल रहा हूं, जो इंजर्ड हुए हैं वो ज्यादा है, कई ज्यादा है। अच्छा, दूसरा, इनके पास ये जो मिसाइल्स हैं, पेट्रियट सिस्टम हो या इनका खुद का एरो मिसाइल सिस्टम जो डेविड स्लिंग में लगता है, जो एटमॉस्फेरिक डिफेंस है, मतलब हाई ऑल्टीट्यूड पे है, थार्ड है, जो भी है, ये सारे जो बैटरीज हैं, इनका जो लिमिटेड क्वांटिटी है वो इनको अब खल रहा है। अभी एस्टिमेट ये है कि इजराइल और अमेरिका के पास जितना असला पड़ा हुआ है मिसाइल प्रोटेक्शन के लिए या ड्रोन प्रोटेक्शन के लिए, वो अगले 8 से 9 दिन में एग्जॉस्ट हो जाएगा पूरी तरह से। अमेरिका के पास विश्व के दूसरे स्थानों में भी पड़ा हुआ है, तो अभी पैनिक करके वो लोग कोरिया से, जापान से, यूरोप से उनके जो खुद के बैटरीज हैं वहां से निकाल के ये लोग यहां पे लेके आ रहे हैं इस क्षेत्र में। ठीक है, ट्रंप ने एक आश्वासन दिया है कि हॉर्मुज का स्ट्रेट जो है, जो एक 33 किलोमीटर्स टू 50 किलोमीटर्स एक छोटा सा नैरो पॉइंट है, विच कनेक्ट्स पर्शियन गल्फ विद अरेबियन सी और गल्फ ऑफ ओमान, वहां वो चोक पॉइंट है ऑयल ट्रैफिक, नेचुरल गैस ट्रैफिक के लिए, उसको वो खुद प्रोटेक्ट करेंगे एंड दे वोंट लेट ईरान स्टॉप इट। उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? यूएस अर्ली बर्क क्लास डिस्ट्रॉयर्स वहां पे जाएंगे, एक एक टैंकर के साथ वो लोग एस्कॉर्ट देंगे। उसका क्या होगा नतीजा? दे विल बी अंडर डायरेक्ट फायर फ्रॉम द कोस्टल बैटरीज ऑफ ईरान। एंड ऑल्सो ईरान के पास जो सबमरीन फोर्स है वो अभी तक युद्ध में उतरा नहीं है, सो दे विल बी अंडर अटैक बाय दोस। सो वो एक तरह से एक ट्रैप है। अमेरिका के पास भी सबमरीन्स हैं, हंटर किलर सबमरीन्स हैं। अर्ली बर्क इटसेल्फ हैज गॉट वेरी गुड हंटिंग कैपेसिटी। उनके पास भी P-8I पोसाइडन एयरक्राफ्ट है जो सबमरीन किलर है। तो ये सब वो लगा देंगे, लेकिन देन ऑल ऑफ देम कम अंडर टारगेट। तो एक तरह से ईरान बाय चोकिंग द हॉर्मुज स्ट्रेट, हॉर्मुज की खाड़ी को चोक करके ये लोग दो चीज कर रहे हैं। एक तो दे आर इंपैक्टिंग द इकोनॉमी ऑफ अदर कंट्रीज विच आर गोइंग टू बी अगेंस्ट अमेरिका, कि आप क्या कर रहे हो, ये क्या रायता फैला दिया है। ठीक है, दूसरा, ये लोग अमरीकी बेड़े को वापस खींच रहे हैं अपने दिशा में, फोर्सिंग अमेरिका टू एंटर द मोस्ट डेंजरस वाटर्स व्हेन दे बिकम टारगेट्स। तो ये दो चीजें हैं। तो देखिए, ये वही है मैं जो कह रहा था ना कि ये सोची समझी स्ट्रैटेजी है। तीसरा, उन्होंने दो चीजों को नष्ट किया है। एक तो ऑयल इकोनॉमी की स्थिरता को, दूसरा जो और भी खतरनाक है, जो भी गल्फ में देश है ना, ये सब कोशिश कर रहे हैं कि ऑयल से निकल के हम अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करें, नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज, सर्विसेज वगैरह इसमें घुसे, जिसमें सबसे सक्सेसफुल दुबई रहा है। दुबई अपने आप को ईस्ट का स्विट्जरलैंड बताता है। ठीक है, सारा फाइनेंशियल हब वहां पे है, ग्लोबल ट्रेडिंग का भी वो सबसे बड़ा हब है, सिंगापुर से भी बड़ा है इस वक्त। ठीक है, ग्लोबल एरियल कॉमर्स, मतलब एयरक्राफ्ट वगैरह, एविएशन, उसका भी सबसे बड़ा हब है। उसको इन्होंने शट डाउन कर दिया। आज तक लोग दुबई में पैसा क्यों लगाते थे? दुबई के पास तेल तो है नहीं, उसके पास यही है, ट्रेडिंग हब, फाइनेंशियल हब, एटसेट्रा एटसेट्रा, लो टैक्स। लेकिन अगर अस्थिरता होगी, इतना अस्थिर हो जाएगा, तो उसका अट्रैक्टिवनेस गिरेगा। अट्रैक्टिवनेस गिरेगा तो मकान का भाव, ऑफिस का भाव, हर चीज का भाव गिरेगा। उसका इंपैक्ट किस पे पड़ेगा? दुबई के शासक पे। तो ये एक और प्रेशर है। सो आप देखें, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे इन्होंने ये रोका है, और ये जो इन्होंने अटैक्स वगैरह किए हैं सोच समझ के, उन्होंने आज तक एक्चुअल रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस पे अटैक नहीं किया। जो मलबा गिरा है उससे 2-3 लोग मरे हैं, और जो जहाज है उसमें 3 इंडियंस भी मरे हैं, शोक का विषय है। उस पे उन्होंने अटैक किया, लेकिन एक बार भी यहाँ के लोगों को
ईरानियों ने अटैक नहीं किया। तो ये बहुत ही क्लेवर स्ट्रेटेजी है। उधर इजराइल पे वो जहां मिल रहा है, जो मिल रहा है वो अटैक करे जा रहे हैं अंधाधुंध। और उन्होंने ये भी वार्न किया है कि उसको एक्सेलरेट करेंगे, उनके जो अभी पुराने स्टॉक को खत्म कर रहे हैं मिसाइल्स और ड्रोन्स का, इसके बाद वो लोग अपने सबसे ध्वंसक मिसाइल उसका इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, बेसिकली ड्रेनिंग देम आउट ऑफ देयर, हाँ, दे आर ड्रेनिंग देम आउट, क्योंकि इनका जो अभी जो मिसाइल्स ये लोग फायर कर रहे हैं ईरान, उसका शायद ड्रोन का कॉस्ट $20,000 से $50,000 है। और जो मिसाइल्स ये फायर कर रहे हैं उसका ये ओल्ड स्टॉक है ना, तो रिटन डाउन वैल्यू कुछ भी नहीं है, मतलब कह सकते हो रिटन ऑफ ही है। लेकिन ये कहा जा सकता है उसका कुछ तो वैल्यू रहेगा। तो मान लीजिए आप $5 लाख से $1 मिलियन, ठीक है। उसके अगेंस्ट डिफेंड करने के लिए जो PAC-3 पेट्रियट सिस्टम, पर्टिकुलरली PAC-3 PAC-4 सिस्टम्स इन्होंने लगा रखा है पूरे अंचल में, उसका एक एक इंटरसेप्टर का कॉस्ट $3 से $4 मिलियन है। सो आप देखिए कहां तो $20,000 $50,000, कहां $3 मिलियन $4 मिलियन। सो दे आर इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ डिफेंस एंड दे आर एग्जॉस्टिंग देयर सप्लाई। वो अस्त्र बहुत अच्छे हैं, बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं, लेकिन सीमित मात्रा में हैं। Iranians know they are running short on money, especially the US. Yes, And yes. पैसे ही खर्च हो रहे हैं। Saudis are also short of cash. Remember this. जितने भी गल्फ के स्टेट्स हैं, सबसे शॉर्ट ऑफ कैश साउदीज खुद है। अच्छा, इस समय एक भू राजनैतिक इसका पहलू या भू अर्थनैतिक पहलू है, वो भी मैं बता देता हूं। ये युद्ध क्यों किया गया? मेरा अपना विश्लेषण ये है कि ये युद्ध इसलिए किया गया ताकि, मैंने दूसरे पॉडकास्ट में बताया कि हम CBDC की तरफ जा रहे हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो एसेट बैक्ड होगा वगैरह वगैरह, लेकिन उसमें अभी 2-3 साल बाकी है। जब भी जाएं वो चाहेंगे कि जो वर्चस्व US डॉलर का है वही वर्चस्व तब भी रहे उस CBDC का, लेकिन वो तब की बात है। तब तक क्या? तब तक आप अपना सरेंडर कर दोगे, सैक्रिफाइस कर दोगे? नहीं, आप क्या करोगे? USA 2 चीजें एक्सपोर्ट करती है दुनिया को सक्सेसफुली, और दोनों का बेसिस एक ही है। नंबर 1, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब उनके देश में जो मुद्रास्फीति है वो डेट में उसको कन्वर्ट करते हैं और दूसरों को बेचते हैं। और दूसरा, वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं भय, फियर, प्रोटेक्शन। तो आपको अगर अस्थिरता होगी आपके क्षेत्र में, आप फिर भय के मारे 2 चीज करोगे। एक तो US से अपना वो अस्त्र वगैरह खरीदोगे या उससे प्रोटेक्शन लोगे, सामंत राज्य बन जाओगे उसके। और दूसरा, आप उसी देश में फिर से निवेश करोगे क्योंकि वो स्थिर देश है, वहां पे स्टेबिलिटी है, आपके देश में स्टेबिलिटी नहीं है। तो ये जो चीज है उसको ही बढ़ाने के लिए जो नेपथ्य राज्य है, डीप स्टेट है, उसने इस चीज को एग्जीक्यूट किया, ये जो युद्ध है। और उनको लगा था कि ये लोग फटाफट घुटने टेक देंगे, हम वो शौक ए नौ करेंगे। अब ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि 2 दिन का नहीं, ये 4 हफ्ते का कैंपेन होगा। जैसे इनको लगा था बॉस्निया में जो किया था इन्होंने 1996-97 में, वो 40 दिन का कैंपेन था। इनको लगता है ये भी उसी में हो जाएगा, सिमट जाएगा। लेकिन आपको देखना है, मैं फिर ड्रोन और इसके उस पे ले चलता हूं। शायद ड्रोन लकड़ी और प्लास्टिक का बनता है, लकड़ी, प्लास्टिक, कार्बन फाइबर, और अंदर उसका वो गोला बारूद होता है, ठीक है। और उसको, उसके POV पॉइंट ऑफ व्यू वर्जन भी है, तो आप उसको खुद चला के नेविगेट करके ले जा सकते हो और GPS कोऑर्डिनेट देके भी छोड़ सकते हो कि आप वहां पे जाके गिर और फट जा, ठीक है। उसका खर्चा कुछ नहीं है। तो ये लोग इस स्ट्रेटेजी के चलते इनएग्जॉस्टिबल ये चला सकते हैं, क्योंकि इनके पास स्टोर में 1.5 लाख ड्रोन्स था, मैंने पहले बताया था। अब मेरे पास इंफॉर्मेशन आया है कि दे आर नॉट ओनली मैन्युफैक्चरिंग 5,000 ड्रोन्स अ मंथ, ठीक है। दे कैन रैम्प इट अप टू अपेरेंटली 20,000 ड्रोन्स अ मंथ, इनके पास जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। और वो इतना डीप अंडरग्राउंड है कि इनका वो क्या है, उसको क्या बोलते हैं, LBU-57, एक बंकर बस्टर बॉम्ब है US के पास, जिसकी संख्या 150 है। दैट्स इट। 150 से वो 300 में फटाक कल नहीं जा सकते, उनको वो फिर स्टॉक पाइल बनाने में टाइम लगेगा, और ये खर्चा हो जाएगा तो इसको भी तो रिप्लेस करना पड़ेगा। 150 से नहीं होएगा, क्योंकि उसकी जो पेनिट्रेशन क्षमता है वो 90 मीटर्स है, मतलब 90 मीटर्स आउटसाइड। एक्चुअली इफेक्टिव वो है 60 मीटर्स के आसपास, 200 फुट तक नीचे जा सकता है। इन्होंने अपने सारे जो अंडरग्राउंड फैक्ट्रीज वगैरह बना रखे हैं, स्टोरेज बना रखा है, वो 110 मीटर के उस पे है। सो दे आर वेरी वेल प्रोटेक्टेड। तो ये ध्वंस होने वाला नहीं है, इतना आसान नहीं है। अगर इनके पास इंटेल है तो भी वहां पे घुस के आप उसको कैसे उड़ाओगे? और सबको उड़ा दोगे? नहीं,
कुछ तो बच ही जाएंगे। तो जो 5,000 नहीं 20,000 तक ड्रोन्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और 1.5 लाख ड्रोन्स बचे, मतलब ऑलरेडी है स्टॉक में। पिछले 4 दिन में इन्होंने लेट्स से 600 टाइम्स 4 2400 ड्रोन फायर किए हैं, तो मतलब बूंद के बराबर है। तो ये लोग दे कैन इंडेफिनेटली गो ऑन फाइटिंग, इनका पूरा टैक्टिक है बेसिकली कि इनको पहले अच्छे से ड्रेन करो, लेट देम ब्रिंग देयर बेस्ट आउट, द No, बेस्टेस्ट ऑफ द no, it's not just that. It's not just the draining bit. It's also not just the cost bit. You have to see कि ये लोग उससे बहुत स्ट्रेटेजिक स्तर पे कर रहे हैं। ड्रेन तो कर ही रहे हैं, कॉस्ट तो बढ़ा ही रहे हैं, क्योंकि इनका चीप है, उनका एक्सपेंसिव है। दूसरा आपको देखना पड़ेगा उससे कहां पे स्ट्राइक कर रहे हैं। इजराइल को पूरा एकदम सोशली तितर बितर वो कर रहे हैं। तो इजराइल भी काफी कट्टर देश है और स्ट्रांग देश है, लेकिन इम्पैक्ट तो पड़ता है ना। आप उनका सारा जो पॉपुलेशन है तेल अवीव का, पिछले 3 दिन से अंडरग्राउंड है। सब, एवरीवन, नॉट अ सोल। आप बाहर आप एक कुत्ता भी नहीं मिलेगा आपको, सब अंडरग्राउंड शेल्टर्स में, इसलिए हताहत कम हुए हैं वहां पे। लेकिन बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वंस हो रहा है, ठीक है, और साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ रहा है। तो एक साइकोलॉजिकल गेम भी चल रहा है ना। और उनको भी पता है कि इसके बाद जो आएगा, जितने भी इन्होंने हाइपरसोनिक स्ट्राइक्स किए हैं, एक को भी नहीं रोक पाए ये लोग, एक को भी नहीं रोक पाए। एट विल दे आर फायरिंग, एट विल दे आर हिटिंग। तो ये है। तो इसका मतलब क्या है कि इन्होंने बहुत अंडर एस्टिमेट किया ईरान को, बहुत अंडर एस्टिमेट किया। इनका जो पूरा कैलकुलेशन था, ये लोग घुटने टेक देंगे, ये तो बहुत ही कमजोर रेजिम है, हम थोड़ा सा धक्का मारेंगे गिर जाएगा। जी नहीं, वैसा नहीं होने वाला है। तो ये जो मैं कुछ दूसरे चीज जगह पे भी मैं ये कहता आता आया हूं कि जहां पे सांस्कृतिक राज्य होता है, सिविलाइजेशनल स्टेट, उसकी जड़ें बहुत गहरी होती है। उसका धर्म कुछ भी हो, लेकिन जड़ें बहुत गहरी हैं, उसको हिलाना इतना आसान नहीं। यहाँ पे एक चीज और हो रहा है। एक तरफ तो आप इनका ड्रेन कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ मनी थ्रू द आर्म्स एंड एमिनिशंस, राइट। एक उधर चला गया आपका वेपन्स, आर्म्स, एमिनिशंस वगैरह। दूसरी तरफ जो डबल हिट आ रहा है, जो ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, वो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट पूरे यूरोप में पहुंचेगा। दैट इज ऑलरेडी अगेन पहुंच चुका है। लेकिन मैं उस क्वेश्चन को रिएक्ट करने के बजाय उस पे मैं अलग से एक चीज बोलना चाहता हूं, वही मेरा एंड पॉइंट है। मैंने ये बता दिया इसका कारण क्या था इस युद्ध का। इस युद्ध का कारण कोई रेजिम चेंज सिर्फ नहीं था। इस युद्ध का कारण ये नहीं था कि ये बहुत डरे हुए हैं कि हाँ हाँ ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, वो सब तो बकवास। इस युद्ध का मुख्य कारण तो वही था कि डॉलर का वर्चस्व बनाना है और इजराइल को जो चाहिए अपना आधिपत्य पूरे मिडिल ईस्ट पे, उसको कायम करना। ये 2 मुख्य कारण थे। लेकिन इसका इकोनॉमिक फॉलआउट अब थोड़ा समझ लेते हैं। इकोनॉमिक फॉलआउट ये है कि ये युद्ध लंबा चलेगा, अब ये तय है। तो एक यूक्रेन वाली स्थिति या वियतनाम वाली स्थिति बनने वाली है। अब तो ये लोग बूट्स ऑन द ग्राउंड की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो उनका जो प्लान था उसका एक पार्ट तो सक्सेसफुल हो गया है कि दुनिया में सबके सब सोचने की है तो पूरा ही अस्थिर हो गया, अस्थिरता फैल गई है दुनिया में। तो यूएस बिकम्स एन आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी। तो वापस आप पैसा निवेश उधर करो, वहां पे उनके बॉन्ड्स खरीदो, उनका डेट खरीदो, चीप डेट, और मतलब उसके बदले में आपको रिटर्न ज्यादा नहीं मिलते, लेकिन वही चीप डेट आप खरीदो, उल जलूल बकवास, और उनका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला पॉन्जी स्कीम चल रहा है वो चलता रहे, ठीक है। तो ये एक क्या बोलते हैं, इसका निष्कर्ष है। अब हमारे ऊपर क्या है, उस पर मैं आता हूं। हमारे ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। नंबर 1, देखें कि ये जो तेल और नेचुरल गैस, ऑयल एंड नेचुरल गैस की इकोनॉमी है ना, इसमें कुछ भ्रम है लोगों को लगता है कि अगर ये युद्ध हो गया तो सप्लाई नहीं मिलेगा। सप्लाई कभी नहीं रुकता है। आज तक पाकिस्तान में ईरान से तेल आ रहा है और वही तेल चाइना को भी जा रहा है। क्या पता है लोगों को? ये नहीं पता है, ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। एंड वो छोटी मात्रा में नहीं, बड़ी मात्रा में जाता है। दूसरा, देयर आर डार्क शिप्स फ्लोटिंग अराउंड द वर्ल्ड। इंडिया के भी हैं, रशिया के भी हैं, चाइना के भी हैं, यूएस के भी हैं, यूरोप के भी हैं, डार्क शिप्स। इनका रजिस्ट्रेशन कहीं ऊटपटांग आइलैंड पे होता है। रियलिटी इज दे आर प्रॉपर कंटेनर शिप्स। इसमें तेल भर के या नेचुरल गैस का वो स्पेशल कंटेनर होता है, उसमें करके ये लोग इसको शिप करते रहते हैं। तो अगर बंद भी, सो कॉल्ड बंद भी हो गया, ईरान ने घोषणा किया कि चाइना और रशिया का कोई भी जहाज हम जाने देंगे। तो उनके अगर डार्क शिप्स आ गए तो वो तेल तो बाहर निकलता ही रहेगा और नेचुरल गैस भी निकलता है, कुछ रुकेगा नहीं। लेकिन क्या होता है कि लोगों में पैनिक हो जाता है, डर हो जाता है। लोग तो होर्डिंग करने की बात कर रहे हैं।
तो मैं स्थिति समझा देता हूं। भारतवर्ष के पास इस वक्त 16 दिन का पेट्रोल पड़ा हुआ है। इसके ऊपर हमारे पास 15 दिन का स्ट्रेटेजिक स्टॉक है, नंबर 1। नंबर 2, जो कुकिंग गैस होता है हमारा एलपीजी हमारा 45% एलपीजी कतर से आता है। तो कतर ने अपना प्रोडक्शन बंद कर दिया अभी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अटैक्स। लेकिन हमारे पास डाइवर्स सोर्सेस हैं, जो मैं कहूंगा इसमें सरकार को सराहना पड़ेगा। इन्होंने बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से मोजाम्बिक, ब्रुनाई, फिर इंडोनेशिया, तंजानिया, घाना, नाइजीरिया, इन सब जगह पे नेचुरल गैस और तेल दोनों है। इन सब के साथ भी डील करके रखा हुआ है। अच्छा, डील कैसे होता है ये भी आप लोग समझ लें। डील ऐसे होता है कि आप कतार में घुसते हो, आपका एक डिमांड है ना, तो पहले से जो कॉन्ट्रैक्ट करके रखा हुआ उन्होंने, उनको पहले सप्लाई करते हैं, उसके बाद जो नए कॉन्ट्रैक्ट है उसको फुलफिल करते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है कि थोड़े दिन का भी अगर कंस्ट्रिक्ट हो गया, लेकिन अल्टीमेटली आपके पास तेल आना चालू हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, रशिया ने ओपनली बोल दिया है, इंडिया ने भी बोल दिया है कि भाई रशियन क्रूड हम फिर से लाएंगे, फिर से उसका उत्पादन होगा भारतवर्ष में। अब भारतवर्ष के पास सबसे ज्यादा वो हैवी रशियन क्रूड रिफाइनिंग कैपेसिटी है। अब ट्रंप साहब क्या करेंगे? क्या सैंक्शंस लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे? वो तो वैसे भी झुठला दिया है। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ टैरिफ को इलीगली नहीं घोषित किया, अब लेटेस्ट उसमें उन्होंने कहा है कि जो पुराना हिसाब है उसको भी आप करो, जो पैसा आपने लिया है इंपोर्टर से वो वापस करो। तो उसका टोटल इंपैक्ट आएगा $180 बिलियन पर प्लस $120 बिलियन इमीडिएट। $300 बिलियन ट्रंप को वापस करना है। तो अभी क्या नया सैंक्शंस लगा के फिर वही अपना कर्जा और बढ़ाएगा? वो नहीं करेगा। तो इंडिया विल एनीवे इंपोर्ट रशियन क्रूड। यूरोपियन यूनियन हैज ऑफिशियली आस्क्ड रशिया टू एक्सपोर्ट एनर्जी एंड इट हैज रिक्वेस्टेड ये अपने ज़ेलेंस्की को यूक्रेन में कि भैया तेल को आने दे फिर से। 2 पाइपलाइन है वहां पे, एक द्रुजबा 1, द्रुजबा 2। द्रुजबा 1 बेलारूस से जाता है, द्रुजबा 2 यूक्रेन से जाता है, यूरोप के अंदर, ठीक है। तो एक को तो इन्होंने तोड़ दिया था टू स्पाइट रशिया, लेकिन दूसरा जो है द्रुजबा 1 जो बेलारूस से जाता है वो इंटैक्ट है, सो दे कैन रिज्यूम सप्लाई। सो एक्चुअली तेल का उतना प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, नेट इट विल बी ओके, ये मैं बता रहा हूं सबको। और नेचुरल गैस और एलपीजी, उसका भी इनिशियली जो दिक्कत आएगी इंडिया के पास, मैंने कहा तेल सिर्फ नहीं, एलपीजी का भी 17 दिन का स्टॉक है, एलएनजी का भी 16 दिन का स्टॉक है। सो ये नहीं कि आपको कल ही आपको मिलना बंद हो जाएगा, भागो जाके ब्लैक में खरीद के ले आओ, घर पे स्टोर करो, घर पे ही आप एक विशाल भंडार बना रहे, ऐसा मत करना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। गवर्नमेंट इज फुली अवेयर और उन्होंने इसके स्टेप्स ले रखे हैं। 1 महीने तक तो वैसे भी कुछ नहीं होगा। उसके बाद की स्थिति यह है कि ऑलरेडी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ना इन प्लेस, तो वहां से आएगा फिर, ये अगर बंद भी रहा। मैं तो कह ही रहा हूं कि ये युद्ध अब जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है। वो लोग कॉम्प्रोमाइज के मूड में बिल्कुल नहीं है, ईरानी लोग। तो ये 60 से 90 दिन तो मिनिमम चलेगा, ज्यादा भी चले, असला खत्म होने वाला नहीं है। और लोग मरे या बिल्डिंग उड़ जाए, फैक्ट्रीज उड़ जाए, उससे ईरान रुकने वाला नहीं है, ठीक है। और उधर ये लोग भी अड़ जाएंगे ना, इजरायली लोग भी अड़ जाएंगे। युद्ध तो उन्होंने शुरू करवाया था, तो वो भी अड़ जाएंगे, उनका ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होगा, तो ये युद्ध चलता रहेगा। हाँ, ये अवश्य है कि भारतवर्ष का ये जो प्लान था ना, प्लानिंग था कि हम एक नया ट्रेड रूट बनाएंगे आईमेक का या नॉर्थ साउथ बनाएंगे, ये बंद। अब देखिए ये कम से कम 2-3 साल पीछे चला गया, क्योंकि युद्ध समाप्त हो भी जाता है तो निवेश करने से पहले लोग 3-4 बार सोचेंगे ना। दूसरा, ये जो युद्ध हो रहा है, इसका जो डेवोल्यूशन होगा, इसका जो अंत परिणाम होगा, वो ये होगा, मार्क माय वर्ड्स, ये जो अभी एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं मिडिल ईस्ट में, उनके मैप्स बदल जाएंगे। एक ब्लड मैप था, यू कैन लुक एट दिस इन गूगल, आप करो ब्लड मैप। इसको 2006 में और 2007 में उसको रिलीज किया था। ये 2006 में बना था। लेफ्टिनेंट कर्नल रैल्फ पीटर्स, रिटायर्ड यूएस कर्नल हैं, उन्होंने बनाया था। उसमें उन्होंने नए टेरिटरीज बनाए थे कि मिडिल ईस्ट की स्थिति क्या होगी। ये जो युद्ध है उसका तीसरा गुप्त जो एम है वो यही है, ग्रेटर इजराइल बनेगा और नए नए मैप्स बने, नए नए स्टेट्स बनेंगे। एक स्टेट बनेगा जिसमें वो दिखा रहे हैं कि सऊदी अरेबिया का जो तेल क्षेत्र है, कुवैत, शातल अरब जो इराक में है, और दक्षिण ईरान जहां पे तेल का क्षेत्र है, ये पूरा एक नया स्टेट बनेगा।
तो वो चाहते हैं कि एक सुपर स्टेट ऐसा बनाए। तो क्या सऊदी अरेबिया वो होने देगा? मेरे ख्याल से। क्या बाकी जो देश हैं, कुवैत अपना सरेंडर कर देगा अपना सॉवरेंटी? या फिर तो दूसरा एक एंगल ये भी हो सकता है कि ये लोग जो प्लान कर रहे हैं उसके खिलाफ ये बाकी देश जो हैं, जीसीसी के देश जो हैं, वो इकट्ठा हो जाए। चेंज अवश्य होगा, लेकिन शायद चेंज कुछ और ही हो। तो वो क्या स्थिति होने वाली है अभी भी क्वेश्चन मार्क है, राइट? अच्छा, इस सब चीज में हमें ये याद रखना चाहिए कि यूरोप के देश अमेरिका के सामंत्य अवश्य हैं, वो सामंत राज्य हैं, लेकिन वो इतने भी घिरे गुजरे नहीं है कि वो कुछ भी कहेगा वो करते रहेंगे, जो इन्होंने ग्रीनलैंड पे दिखा दिया। जब आपके वॉलेट पे धक्का पड़ता है ना, तो आप भी अड़ जाते हो, या आपके सार्वभौम स्थिति पे वैमनस्य की स्थिति आ जाती है, तो आप वैसे उदासीन नहीं रह सकते, आपको कुछ करना ही पड़ेगा ना। तो अपने ही इंटरेस्ट में दे विल ऑल्सो इंटरवीन एंड ट्राई टू प्रिवेंट। और पैसे का भी तो एक ताकत होता है ना, सारा पैसे का ताकत सिर्फ अमेरिका के पास तो नहीं है ना, बाकी विश्व में पड़ा हुआ है। तीसरा, चाइना और रशिया क्या एकदम एक्चुअली चुप बैठे हुए हैं? कुछ लोग कह रहे नहीं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो क्या करेंगे? जाके वो लड़ेंगे क्या? उसकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है ना। जब ईरानी लोग दिखा चुके हैं कि हम लड़ सकते हैं, तो जो बड़े देश होते हैं ना, वो क्या करते हैं? उनको सिर्फ असला सप्लाई करते रहो, लड़ते रहो, लड़ाते रहो, हमारा उल्लू सीधा होता रहे। बोल दिया ना चाइना का तेल जाएगा यहां से, तो चाइना विल नॉट बी अफेक्टेड बाय दिस एट ऑल। चाइना को अमेरिका का प्रोटेक्शन भी नहीं चाहिए। दे सिंपली हैव टू टेक देयर शिप्स। और चाइना के पास दुनिया का 70% कंटेनर कैपेसिटी है अभी इस वक्त। चाइना अपना ले जाए वहां से पोर्ट से माल ले और जाए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, वो फिर घूम के इंडियन ओशन, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से वो पुराने रूट से ही जाना पड़ेगा, वो ठीक है, वो तो वैसे ही करती आई है। सो इट इज स्टेटस को एंटी, बिजनेस एज यूजुअल है चाइना के लिए। और ये याद रखना चाहिए कि चाइना अभी भी दुनिया का नंबर 2 इकोनॉमिक पावर है, तो वो चलेगा। भारतवर्ष पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, चाहे लोग कितना भी उछल लें, एक्चुअली कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे पास तेल है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, नेचुरल गैस है, एलपीजी है, और हमारे पास विकल्प हैं जो दूसरे देशों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन। तो आप लोग चिंता ना करें इस पे, ठीक है? आप अभी तो वैसे थोड़ा सा ये टीवी पे देखें, पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न खाएं, हमारा इसमें हम कुछ कर नहीं सकते और हमें इसमें घुसना भी नहीं चाहिए। तो यही कहूंगा मैं। और भू राजनैतिक दृष्टि से बहुत खराब हो रहा है, ये तो है। युद्ध चलता है तो अस्थिर अवस्था तो होती ही है, और ट्रेड पे बहुत बड़ा असर है, ट्रेड पे अवश्य असर है। मेरे खुद के बिजनेस पे असर है, क्योंकि गल्फ इज वन ऑफ द बिगेस्ट बायर्स ऑफ टी। तो मैं तो इसको स्वागत नहीं करूंगा, लेकिन जो है वो है, हमें उसी से डील करना। दादा जी। सो हाउ मच यूएस हैज मेड लॉसेस इन दिस वन? आप कह रहे थे यूएस घुटने टेक देगा जी। हाँ, तो यूएस घुटने नहीं टेकेगा, इनफैक्ट वो अड़ जाएगा, लेकिन लॉसेस के हिसाब से देखें, नंबर 1 उनका एक एमिनेशन शिप, सप्लाई शिप हैज बीन कंप्लीटली डीकमीशन्ड, आउट ऑफ कमीशन हो गया, वो उस पर बहुत बड़ा एक स्ट्राइक हुआ है। सेकेंडली, उनके लगभग 13 to 15 is the number I have estimated aircraft losses हैं, जिसमें 5 F-15EX हैं, एक EA-18 ग्राउलर है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च्ड एक क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है, बेस्ड ऑन द FA-18 हॉर्नेट, और 2 F-35 है, एक B-2 है, और बाकी जो एयरक्राफ्ट हैं दे आर मोर ऑफ दोस थिंग्स लाइक टैंकर्स एंड। तो ये लॉसेस हैं उनके, कुछ ग्राउंड पे लॉसेस हुए हैं, इजराइल में भी और इधर अल उदैद में भी। तो ग्राउंड पे जो पार्क्ड एयरक्राफ्ट हैं उस पे भी स्ट्राइक हुआ है। ओके, अच्छा, इसके अलावा जो लोगों के मरने की संख्या, ये लोग तो अभी तक 6 बता रहे हैं, ऑफिशियली 6 बता रहे हैं, पर मेरे पास जो सूचना है वो दे आर गिविंग मी नंबर्स रेंजिंग फ्रॉम 200 गोइंग ऑल द वे टू 350। तो इस रेंज में बता रहे हैं कि यूएस सर्विसमैन हैव आइदर लॉस्ट देयर लाइव्स या फिर गंभीर रूप से आहत हैं, कैजुअलिटी फिगर जिसको हम कहते हैं। सो 200 to 350, दिस इज वेरी बिग।
3 दिन के युद्ध में ये किसी नॉर्मल कन्वेंशनल युद्ध में भी, यहाँ पे देखिए, देखा जाए तो एक तरह से अनकन्वेंशनल है, क्योंकि या सब कन्वेंशनल है, क्योंकि ये ग्राउंड अटैक इन्होंने नहीं किया है. इट्स ओनली बीन बॉम्ब्स एंड मिसाइल्स, सो एंड लॉन्ग रेंज, दैट टू लॉन्ग रेंज. तो उसमें भी अगर इतने लोग मरते हैं तो ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है. टू गिव यू एन आइडिया, जब इतने प्रेसाइज वेपन्स नहीं होते थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो दिन में 150 से 200 लोग मर रहे थे जब ये सिटीज का बॉम्बिंग होता था. अब देखिए, ये एक सामरिक घाटी के अंदर लोग मरे हैं, ये बहुत बड़ी बात है. तो यूएस का क्षय क्षति जो है कम नहीं हुआ है, इसीलिए ट्रंप भाग भाग के मारालागो से वॉशिंगटन डीसी वापस आ गया. इसीलिए इन्होंने सेंटकॉम और इंडोपैककॉम का इमरजेंसी मीटिंग बुलाया है, एंड देयर हैव बीन 3 मीटिंग्स. सो यूएसए was almost in a state of panic when the reaction, इतना severe reaction हुआ. तो इजराइल को थोड़ा सा शक शायद था, इसलिए they were well protected in underground shelters, hardened bunkers, etc. etc. लेकिन इस लेवल तक वो लोग उनके शील्ड को पेनिट्रेट कर जाएंगे, इसका अनुमान तो इजरायलियों ने नहीं किया था. तो ये अभी स्थिति है. जी, बिल्कुल सही. थैंक यू सो मच दादा फॉर अपडेटिंग अस. और जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा. स्टूडेंट्स के लिए, स्कॉलर्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए हमारे कॉन्फ्रेंस में स्पेशल छूट है ओनली फॉर द स्टूडेंट्स. प्लीज अपना आईडी जरूर लेकर आइएगा. अगर आप ये जब स्कैन करेंगे वेबसाइट पे आपको दिख जाएगा स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के लिए क्या हमने एक नई रियायत की है, आई वुड से. और रजिस्ट्रेशंस जल्दी जल्दी करें. वी आर गोइंग टू क्लोज इट डाउन इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज. और अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं लिंक्स के ऊपर. अगर आप किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं, बहुत सारे कभी कभी हो जाते हैं ऐसे कारण, तो आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, इस मुहिम में मेरी मदद करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव. शिवाय, जय हिंद.